अतुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी मोबाइल की घंटी बज गई। एक पल को वो झुंझला सा गया। ऑफिस में आज वैसे भी बहुत काम था, ऊपर से ये फ़ोन। उसने एक उड़ती हुई नज़र कलाई में बंधी घड़ी पर डाली। 9:45 बज चुके हैं। चिंता और परेशानी की लकीरें अतुल के माथे पर उभर आईं। उसने जल्दी से दूसरे पैर को भी जूते में घुसाया और शर्ट की ऊपर की जेब में रखे मोबाइल को टटोला। सुशीला भाभी इस वक्त, वो भी इतने दिनों बाद। न जाने क्यों अचानक से दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई। जब से भैया इस दुनिया से गए हैं तब से एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया था। अतुल वहीं पास पड़े सोफे में धंस गया। हेलो अतुल भैया, मैं बोल रही हूँ। प्रणाम भाभी, कैसी हो? घर घर में सब ठीक तो है? वैसे तो सब ठीक है, पर दिनेश, क्या हुआ दिनेश को? सब ठीक तो है? भाभी का गला दिनेश का नाम लेते ही न जाने क्यों रुंध गया। सुशीला भाभी नकुल भैया की पत्नी थी। आज से लगभग 7 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में भैया की मृत्यु हो गई थी। घर भर में खुशियों का दीप जलाने वाले भैया की तस्वीर के आगे दीपक जलता देख न जाने क्यों कलेजा कट कर रह जाता है। भैया अपने पीछे भाभी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। भैया की अचानक हुई मृत्यु ने भाभी की तो मानो दुनिया ही उजाड़ दी। 2 बच्चे स्कूल जाते थे और दिनेश ने अभी पिछले साल ही कॉलेज में प्रवेश लिया है। भैया अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। भैया एक सरकारी महकमे में प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। घर में सुख सुविधा की सारी चीज़ें उपलब्ध थीं। भाभी पहनने ओढ़ने और घूमने की बहुत शौकीन थी। जब भी वे कहीं से घूम कर आती तो वहाँ से की गई खरीदारी और बातों का पुलिंदा लेकर निशा के पास बैठ जाती। अतुल एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक की नौकरी पर था। वैसे तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर भैया जैसे ठाट बाट भी नहीं थे। भैया की शान और शौकत और लाल बत्ती गाड़ी देखकर निशा अक्सर मुझसे लड़ने बैठ जाती। पर हेलो हेलो भैया, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? अतुल जैसे सोते से जागा। जी भाभी, पता नहीं भैया दिनेश को क्या हो गया है। दिन भर गुमसुम सा बैठा रहता है। कुछ पूछो तो फूट फूट कर रोने लगता है। मैंने सोचा कि ऑफिस की कोई परेशानी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस बात को 15-20 दिन हो गए, पर कुछ भी सुधार नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। रात रात भर न जाने क्या सोचता रहता है। भाभी, धीरज रखिए। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी इधर बोर्ड के इम्तिहानों में ड्यूटी लग जाने से बिजी था। आपको फ़ोन भी नहीं कर पाया, पर आपको तो करना चाहिए था। अतुल ने कुछ शिकायती लहजे में कहा। अतुल की आवाज़ सुनकर निशा भी कमरे में आ गई। भाभी का स्वर मध्यम पड़ गया। अतुल भैया, दिनेश की हालत सुनकर मेरे मम्मी पापा से रहा नहीं गया। वे तो 1 हफ्ते से यहीं पड़े हैं और परसों घबरा कर मेरा भाई भी आ गया। भाभी की बात सुनकर अतुल के दिल को बड़ा धक्का लगा। भाभी उसे 5 किलोमीटर की दूरी पर सूचित नहीं कर सकी और वहाँ उनके माँ बाप और भाई 300 किलोमीटर की दूरी से आ गए। क्रोध का बुलबुला जितनी तेजी से उभरा, उतनी ही तेजी से न जाने कहाँ लुप्त हो गया। ठीक है भाभी, मैं शाम को आता हूँ, कहकर अतुल ने फ़ोन रख दिया।
निशा की तीर सी निगाहें उसके ऊपर ही थीं। कुछ देर तक वो अतुल को ही देखती रही। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो भाभी के पति प्रति नाराजगी जाहिर कर रहा था। बच्चे तो उस वक्त छोटे थे, पर भाभी वो कैसे सब भूल गईं। कभी भूल से भी वे फ़ोन भी नहीं करती। तो कब जा रहे हैं? उसके कथन में एक व्यंग्यात्मक चुभन थी। अतुल शायद उसकी सवालिया आंखों से बचना चाहता था। उसने सिर झुकाए हुए ही उसके सवाल का जवाब दिया, निशा, दिनेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भाभी काफ़ी परेशान है। मुझे जाना है। क्यों? मायके वाले कहाँ हैं? हमसे पहले तो उनको खबर की जाती है। आज क्या हुआ? निशा, तुम औरतों को कुछ समझ नहीं आता। ना समय देखती हो ना मौका। जब देखो तब शुरू हो जाती हो। दिक्कत होगी तभी फ़ोन किया है। निशा अतुल की बातों को सुन तिलमिला सी गई। तुम मर्दों के भी समझ में कुछ नहीं आता। कल तक भाभी ऐसी है वैसी है, आज वही बात मैंने कह दी तो गलत हो गई। 20 साल गुजार दिए आपके साथ, पर जब खुद के परिवार की बात आती है तो मैं बाहर वाली ही कहलाती हूँ। निशा लगातार बड़बड़ा रही थी, पर अतुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अतुल ने मोटरसाइकिल की चाबी उठाई और ऑफिस की ओर चल दिया। आप ऑफिस में काम करने में मन नहीं लग रहा था। भाभी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। और दिनेश की तबीयत ठीक नहीं है। अतुल की आंखों के सामने 7.5 साल पहले का वो मंजर एक बार फिर घूम गया, जब भैया की मृतदेह पर पछाड़े खाती हुई भाभी और बच्चों ने उससे पूछा था कि अब उनका क्या होगा। भैया की इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाने के लिए अतुल को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े थे। दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते उसके जूते घिस गए। अफसरों के हाथ पैर जोड़ जोड़कर किसी तरह दिनेश की मर्सी ग्राउंड पर नौकरी लगवाई थी, पर आज तबीयत ठीक न होने का बहाना करके अतुल ऑफिस से जल्दी ही निकल गया था। अतुल ने मोटरसाइकिल भाभी की तरफ मोड़ ली। अतुल भाभी के घर पहुंचा तो घर के गेट पर से ही लोहबान और अगरबत्ती की महक आ रही थी। घर में पूजा है और भाभी ने हमें बुलाया तक नहीं। एक विचार ने उसके दिमाग में जन्म लिया ही था। उसने सिर झटक कर उसे वहीं गेट के बाहर छोड़ दिया और अतुल धड़धड़ाते हुए घर में घुस गया। घर का मंजर कुछ और ही था। दिनेश आंखें बंद किए बैठा था और पंडित जी जोर शोर से मंत्रोच्चार कर आहुतियाँ हवन कुंड में डाल रहे थे। यह मंजर देख अतुल कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। तभी भाभी की नज़र अतुल पर पड़ी और वो उसे दूसरे कमरे में लेकर चली गईं। नकुल भैया फ़ोटो फ्रेम में मुस्कुरा रहे थे। अतुल कुछ पूछता उससे पहले हाथ में पानी का गिलास पकड़ाते हुए भाभी ने कहा, मेरी मम्मी ने पंडित जी को दिखाया था तो उन्होंने बताया कि किसी बाहरी हवा के प्रभाव से दिनेश की यह हालत हो गई है। शायद किसी ने कुछ कर दिया है। भाभी की निगाह में एक अजीब सा संदेह था, जैसे वो अतुल से ही कुछ पूछना चाह रही हो। अतुल ने वितृष्णा से मुंह फेर लिया। अतुल सोच रहा था कि अच्छा हुआ निशा को साथ नहीं लाया, वरना वो तो। तभी पंडित जी ने आरती के लिए पुकार लगाई। उनकी पुकार सुनकर अतुल भी भाभी के साथ आरती में शामिल होने के लिए उठ गया। प्रसाद वितरण के साथ
सभी अपने अपने कामों में लग गए। अतुल ने भैया के सास ससुर के पैर छुए और उनके पास ही बैठ गया। भाभी चाय बनाने चली गई और भाभी के माता पिता बुढ़ापे का रोना रोकर कमरे में आराम करने चले गए। अतुल बैठक में अकेला ही रह गया। कितना बदल गया था सब कुछ। जिस घर में हंसी के ठहाके लगते थे, आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अजीब सी अजनबियत का एहसास हो रहा था। निशा और वो भैया के जीवित रहते हमेशा आते रहते थे, पर वक्त के साथ कितना कुछ बदल गया था। भैया की तस्वीर अचानक से उसे धुंधली सी दिखाई देने लगी। तभी किसी के पैर की आहट के आभास से वो सतर्क हो गया और पैंट की बाईं जेब से रुमाल निकाल कर आंखें पोंछ लीं। यह तो दिनेश था। फूल सा चेहरा कुम्हलाकर छोटा सा हो गया था। अभी कुछ ही दिन पहले तो वो बाजार में मिला था। अतुल जब भी उसे देखता था तो उसे भैया की याद आती थी। भैया ने न जाने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए, पर आज वो उनकी जगह पर क्लर्की कर रहा था। यह सोचकर अतुल का मन न जाने कैसा हो गया। कैसे हो दिनेश? न जाने क्या सोचकर उसकी आंखें भर आईं। अतुल ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत दिनों से दिल में घुमड़ता हुआ दर्द का सैलाब आज सारे बंधन को तोड़कर निकलने को बेताब था। दिनेश फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर तक वो वैसा ही रोता रहा। अतुल ने भी उसे चुप कराने का प्रयास नहीं किया। उसकी हिचकी बन गई थी। अचानक से वो उठा और कमरे के बाहर चला गया। अतुल बड़ी देर तक असमंजस की स्थिति में बैठा रहा। तभी दिनेश हाथ में कागज का एक टुकड़ा लेकर अतुल के पास आया और बोला, चाचा जी, ये ऑफिस से 20 दिन पहले एक पत्र आया था। पापा की मृत्यु के 7.5 साल हो गए हैं। अजेश और ब्रजेश भी अब बालिग हो गए हैं। पापा की पेंशन अब आधी हो जाएगी। इस महंगाई के दौर में आधी पेंशन और मेरी नाममात्र की तनख्वाह के साथ 2 बेरोजगार भाइयों और एक विधवा माँ का गुजारा भला कैसे होगा? अतुल निःशब्द उसे देखता रह गया। शायद उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है कि किसी के जाने के बाद घर के सारे तौर तरीके बदल जाते हैं। सारे ठाट बाट धराशायी हो जाते हैं और जीवन को चलाने के लिए पैसों की व्यवस्था करनी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।